हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं द टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पे तो बच्चे बच्चे को पता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। इट्स अ प्राइमरी सेक्स हार्मोन इन द मेल, जो मेल को मेल बनाता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर इट्स मेन फंक्शन, वो कैसे काम करता है, इसकी फिजियोलॉजी समझेंगे, पैथोलॉजी समझेंगे, ये कम कब हो जाता है, ज़्यादा कब होता है, क्या क्या कंडीशन होती है जो इसको इम्पैक्ट करती है, एंड इसके नॉर्मल लेवल्स के बारे में भी समझेंगे। और हम धीरे धीरे समझेंगे कि जो एक साइलेंट क्राइसिस चल रहा है इंडिया के अंदर, जो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो रहा है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, एंड हाउ टू क्योर इट एंड हाउ टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन द इंडियन मेल्स। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन, इसको हम क्या कहते हैं, द मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ द मेल बॉडी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कैसे होता है, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी कैसी है। टेस्टोस्टेरोन इज़ अ प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन एक वाइटल रोल प्ले करता है इन मेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस, मसल मास को डेवलप करने के लिए, बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए, एरिथ्रोपोइसिस एज वेल एज द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द मेल। तो अब आप सबको पता ही है ना कि मेल्स में हीमोग्लोबिन के लेवल फीमेल के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम जो होता है हीमोग्लोबिन एज़ कम्पेयर टू मेल्स। एक रीज़न तो उनके मेंसेस भी होते हैं, एंड सेकेंड रीज़न इज डैट कि जो मेल्स का टेस्टोस्टेरोन है ना, वो एरिथ्रोपोइसिस को जनरेट करवाता है इन द किडनी, जो आरबीसी की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कराती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस कैसे काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को निकालता है इन पल्सेटाइल मैनर। एक चीज़ याद रखना, पल्सेटाइल मैनर मतलब कभी कम कभी ज़्यादा। अगर एक साथ भी जीएनआरएच निकले ना, तब भी टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलेगा, और अगर बिल्कुल नहीं निकलेगा तब भी नहीं निकलेगा। इसलिए जब भी हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं पेशेंट्स को जिनमें टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के जो एनालॉग्स होते हैं ना, उनको एक पल्सेटाइल मैनर में देते हैं। अब क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है और स्टिमुलेट करता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एज वेल एज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एलएच क्या करता है, गोनैड्स पे जाता है, वो लिडिक सेल्स को बोलता है कि प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ये चीज़ याद रखिए, जो लिडिक सेल्स होते हैं ना हमारे, ये प्रोड्यूस करवाते हैं टेस्टोस्टेरोन। एंड जब हमारा एफएसएच होता है, वो सर्टोलाइज सेल्स पर जाके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूस कराता। अब जैसे कि हमें पता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चलता है। अब नेगेटिव फीडबैक कहाँ से आ सकता है, एक टेस्टोस्टेरोन से आ सकता है, और इसका एक मेटाबोलाइट होता है जो एरोमेटेज एंजाइम कन्वर्ट करा के ईस्ट्राडायोल में चेंज करवाता है मेल बॉडी में। वो भी एक नेगेटिव फीडबैक दे सकता है एच पी जी एक्सिस को, और जी एन आर एच को रिलीज़ नहीं करने देता है हमारे हाइपोथैलेमस को, और ओवरऑल क्या होता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन गिरता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं ओरिजिन एंड सिंथेसिस। एक तो चीज़ है ना, जो टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गए, प्रोजेस्टेरोन हो गया, उनके सिंथेसिस के लिए ना कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो कोलेस्ट्रॉल है ना, वो प्राइमरली एक सोर्स का काम करता है लिडिक सेल्स में। लिडिक सेल्स उसको आगे जाके एक बहुत ही बड़ा मेटाबॉलिज्म फॉलो करते हैं, जिसके कारण हमें टेस्टोस्टेरोन मिलता है। ठीक है, एच पी एक्सिस मैंने आपको पढ़ा दिया, नेगेटिव फीडबैक मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। एंड केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, C19 स्टेरॉइड प्रोटीन, मोलर मास 288.42 ग्राम पर मोल होता है, एसेंशियल फॉर मेल डिफ्रेंसिएशन। हाँ, इस लेवल का जो हार्मोन है ना हमारा स्ट्रक्चर टेस्टोस्टेरोन का, वो इम्पॉर्टेंट है मेल की डिफ्रेंसिएशन करने में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सेलुलर सिम्फनी, टेस्टोस्टेरोन की सेलुलर सिम्फनी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन है ना, हमारी बॉडी में दो तरीके से काम करता है। एक है उसका न्यूक्लियर इंटरेक्शन, और दूसरा है एक रैपिड सिग्नलिंग के कारण। जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है ना यार, देखो सबसे पहली बात है, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है ना, वो एक लाइपोफिलिक हार्मोन है। लाइपोफिलिक है तो इसका क्या मतलब है कि वो लिपिड लविंग है। और आपको ये चीज़ पता होगी, जितने भी लिपिड लविंग हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली न्यूक्लियर पर जाके काम करते हैं। सबसे पहले अब आप देख लें यहाँ पे जितने इसका फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन की एंट्री होती है, एंड्रोजन रिसेप्टर उसके साथ बाइंड करता है, फिर रिसेप्टर की डीमेराइजेशन होती है, ठीक है, फिर न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन होती है, डीएनए बाइंडिंग होती है, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन होती है, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। हम सबको यार ये चीज़ तो 12th की बायो में पढ़ी हुई थी कि कैसे काम करते हैं हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ मिलकर हमारे हार्मोन्स। और एक नॉन जीनोमिक पाथवे भी होता है जिसमें हमारे एक सेकेंड मैसेंजर्स होते हैं ना, वो काम करते हैं। मेम्ब्रेन बाइंडिंग होगी, फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन होगी, सेकेंड मैसेंजर्स आएंगे, काइनेज एक्टिवेशन होगी, फिर सेलुलर रिस्पॉन्सेज आएंगे। चलो ये सब चीज़ें हमें मोटी मोटी पता ही हैं। अब हम इसके फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के बारे में पता करते हैं यार। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ना, मसल मास बढ़ाता है, बोन डेंसिटी इंक्रीज करता है, आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ाता है, लिबिडो बढ़ाता है मेल्स में, एज वेल एज मूड एंड वेलबींग करता है।
एक चीज़ जो आप मेरी याद रखिए कि जो मेल्स में सेक्सुअल हंगर या लिबिडो होती है ना, उसकी जो इनिशिएशन होती है ना वो ईस्ट्रोजन करवाता है। इसके बारे में आप प्लीज़ पढ़िएगा। पर जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना वो ओवरऑल सेक्सुअल वाइटैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेल बॉडी में। अब हमने जीनोमिक पाथवे के बारे में तो पता कर ही लिया कि वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स का डायरेक्ट जाता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ मिलके। अब नॉन जीनोमिक पाथवे में सेकंड मैसेंजर्स होते हैं जो साइक्लिक एएमपी होते हैं एंड कैल्शियम काम करता है एंड टीएसटी मेटाबॉलिज्म। अब मेरी बात सुनिए, टेस्टोस्टेरोन है ना 5 अल्फा रिडक्टेस एक एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट करता है डीएचटी में। अब जो डीएचटी होता है ना वो मोर पोटेंट होता है एंड्रोजन एंड ये एक वन ऑफ द रीज़न होता है कि जो मेल्स में मेल पैटर्न्ड बॉल्डनेस का साइन देता है। जो ये डीएचटी हार्मोन है ना, it's very important for the overall development of the external male genitalia as well as for the growth of beard and secondary male sexual characteristics। ठीक है, बट जब इसकी कंसनट्रेशन एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना बॉडी के अंदर, तब बॉडी क्या करती है कि डीएचटी के जो रिसेप्टर्स है ना वो हमारे हेयर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं जो स्कैल्प पे होते हैं एंड वहाँ पे जाके ये लोग एक्टिवेट करते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस। और उसके अलावा हमारा जो एरोमेटेज एंजाइम है ना वो हमारे टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है एस्ट्राडायोल में। ये ईस्ट्रोजन की एक टाइप होती है और ये हेल्प करते हैं मेंटेनिंग बोन हेल्थ एज वेल एज द कॉग्निटिव फंक्शन इन द मेल बॉडी। ईस्ट्रोजन मेल्स में भी पाया जाता है बट वो बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, एस्ट्राडायोल है ना जो एरोमेटेज एंजाइम जो फैट सेल्स होते हैं ना उनमें से निकलता है। एंड सेकेंड चीज़, हमारा जो ईस्ट्रोजन होता है ना मेल बॉडी में थोड़ा थोड़ा सा वो एडिनल कॉर्टेक्स भी निकालता है। उसके बारे में भी आप लोग खुद सर्च करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बियॉन्ड स्ट्रेंथ हम बात करते हैं, मेल बॉडी में स्ट्रेंथ तो देता ही देता है, उसके अलावा क्या क्या फंक्शन है हमारे टेस्टोस्टेरोन के। देखिए सबसे पहले द मल्टी ऑर्गन पावर और टेस्टोस्टेरोन में की फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। मसल ग्रोथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मसल ग्रोथ। तभी आप देखें ना जो मेल्स में मसल होता है ना ओवरऑल वो फीमेल बॉडी से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उसके पीछे होता है। बोन डेंसिटी, एग्जैक्टली बोन डेंसिटी बढ़ाता है एंड ये ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को घटाता भी है, ये चीज़ याद रखिएगा। एज वेल एज जो हमारा एस्ट्रोजन होता है वो भी ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क को घटाता है फीमेल बॉडी में। लिबिडो एंड सेक्सुअल हेल्थ, ये तो हमें पता है कि जो सेक्सुअल डिज़ायर और परफॉर्मेंस है ना वो हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। मूड एंड वेलबींग, यस टेस्टोस्टेरोन का ना एक डायरेक्ट लिंक पाया जाता है। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना फील गुड हार्मोन्स, उनको ये रेगुलेट करता है। डोपामिन को रेगुलेट करता है, सेरोटोनिन को रेगुलेट करता है, जो हमारा मूड तो बढ़ाते ही हैं, उसके साथ साथ जो हमारी मोटिवेशन एज वेल एज कॉन्फिडेंस है ना उसको भी बढ़ाते हैं। एंड आरबीसी के फंक्शन को अगर ये बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली एनर्जी तो मिलेगी ना बॉडी को, मोर ऑक्सीजन डिलीवर होगी, एंड्योरेंस बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड ओवरऑल आउटपुट ऑफ द बॉडी विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अब मस्कुलोस्केलेटन में ना जो हमारे मसल्स बढ़ते हैं, हाइपरट्रॉफी होती है मसल्स के अंदर, मायोक्लोनिक न्यूक्लिया है ना वो बढ़ता है। अब वो कैसे बढ़ता है, अब खुद बढ़े। टेस्टोस्टेरोन जब मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा, मसल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं ना, हमारा जो मसल होता है ना उसमें एक मायोन्यूक्लियाई होता है। मायोन्यूक्लियाई की कंसंट्रेशन बढ़ती है जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा 2 3 4 तक हमारे पास ना मायोन्यूक्लियाई होंगे जो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द मसल में हेल्प करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स हैं वो गिर कैसे जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब तो देखिए एक प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म, प्राइमरी का क्या मतलब है यार, ये जो सेकेंडरी वो चीज़ होती है जो हम अपने लाइफस्टाइल के कारण बिगाड़ते हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी होती है वो बाय बर्थ होती है। डायरेक्ट क्या होगा कि लो टेस्टोस्टेरोन होगा हमारी बॉडी में, इरिस्पेक्टिव हाई एलएच एंड एफएसएच के सिग्नल्स होंगे। वो टेस्टिकुलर फेलियर है, मतलब कि एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो निकल रहा है बट उसके जो रिसेप्टर्स हैं ना वो टेस्टोस्टेरोन पे काम ही नहीं कर रहे हैं। एंड उसके अलावा सेकेंड कॉज क्या होता है, क्लीन फिस्टर सिंड्रोम XXY। इसके बारे में तो हम सबने पढ़ा ही है क्लास 12th में। जेनेटिकल हमारी जो डिफॉर्मिटीज़ होती है उसके कारण ये होता है, जहाँ पे XX क्रोमोसोम्स हो जाते हैं विद द वाई। उसके अलावा अनडिसेंडेड टेस्टिस, जो टेस्टिस है ना वो टेस्टिकुलर मतलब हमारा जो पाउचेस स्क्रोटम वहाँ पे डिसेंट ही नहीं करती हैं। उसके अलावा वायरल ऑर्काइटिस मम्स हो जाती हैं, ये वायरल डिजीज़ है। फिर ट्रॉमा हो सकता है टेस्टिस में, कोई कीमोथेरेपी एक्सपोजर भी हो सकता है। अब जो हमारा सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म होता है ना, अब सेकेंडरी क्या है यार कि मतलब सारे रिसेप्टर्स भी सही काम करते हैं। बॉडी ने ओवरऑल जब डेवलपमेंट हुई थी ना उसके सारा कुछ ठीक था बट हमने उसको खुद ख़राब किया। अब सेंट्रल डिसफंक्शन क्या हो सकता है कि
फेलियर हो जाता है हमारा हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड की, वो सिक्रीट कर देगी LH या FSH जो ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस ना करने दे। मॉडर्न ट्रिगर्स, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं सीवियर ओबेसिटी। ओबेसिटी जैसे अब आपको बताइए कि आज के ज़माने में कितना बढ़ चुके हैं। जेनजी मिलेनियंस में कितनी ज़्यादा ओबेसिटी के जो इंसिडेंट्स अब बढ़ते जा रहे हैं। हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है यार, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, फैट कंज्यूम कर रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, बट ओवरऑल हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है। फैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट हम लोग जब खा के बैठे रहते हैं ना एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, तो ओवरऑल ओबेसिटी बढ़ती है। जब ओबेसिटी बढ़ेगी यार, आप खुद बताएं ना लाइफ में, क्योंकि आपकी बॉडी को ऐसा लगता है यार सर्वाइव क्यों करना है, हम लोग ईज़िली सब कुछ अवेलेबल हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन क्यों बढ़ाना है यार, क्योंकि हमें तो कुछ सर्वाइव नहीं करना ना यार, चीज़ें ईज़िली मिल रही है तो बॉडी को लगता है टेस्टोस्टेरोन की क्या ज़रूरत है, मैं बैठे रहते हैं हम बिना उसको प्रोड्यूस किए हुए भी, काम तो चल ही रहा है। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ आती है क्रोनिक स्ट्रेस। हाँ, ये स्ट्रेस क्या करता है, कॉर्टिसोल को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल क्या है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। अब जब कॉर्टिसोल निकलेगा बॉडी के अंदर यार, तो ओवरऑल वो क्या करता है कि ना, वो बॉडी को सर्वाइवल मोड में लेके जाता है एंड बाकी सारी चीज़ों को घटाता है यार। अब घटाएगा कैसे, वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम कर देगा, बाकी सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कम कर देगा, एंड बॉडी का जो मसल है ना, ये उसको भी ब्रेक डाउन में काम करता है। इस चीज़ के बारे में आप खुद पढ़िएगा। ओपियोइड यूज़, हाँ, अब आप देखो साइकोट्रॉपिक अगर आप सब्सटेंसेस का कंज्यूम करोगे ना यार, तो ओवरऑल आपके ना कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन, बाकी सारे भी जो बॉडी का डिसफंक्शन हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी। पिट्यूटरी ट्यूमर, यस पिट्यूटरी का अगर ट्यूमर हुआ, अब आप खुद बताओ FSH एंड LH बहुत बहुत ज़्यादा बॉडी में रिलीज हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन भी एक लेवल तक इंक्रीज होगा ना यार, बट फिर नेगेटिव फीडबैक काम करेगा तो ओवरऑल GnRH की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी बॉडी में। GnRH से मतलब है मेरा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। उसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर डायग्नोज करेगा जब आप उनको दिखाएंगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी होती है, ऐसे लोगों की फटीग होता है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एज वेल एज इंक्रीज्ड विसरल फैट होता है, रिड्यूस्ड बोन डेंसिटी। ये सारे सिम्टम्स हमें पाए जाएंगे उन पेशेंट्स में जिनमें टेस्टोस्टेरोन की कंसनट्रेशन बॉडी में कम हो जाए। अब हम आते हैं प्रिसाइज डायग्नोस्टिक्स। अब हम डायग्नोसिस पे आते हैं। प्राइमरी मेजरमेंट्स क्या होती है हमारी यार, कि जो टोटल टेस्टोस्टेरोन है हम उसको देखेंगे, मतलब कि प्रोटीन बाउंड हार्मोन में कितना है, फ्री कितना है। स्टैंडर्ड रेफरेंसेस हमारी बॉडी में जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है ना, वो 300 से लेके 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए टोटल टेस्टोस्टेरोन हमारा। अब उसके अलावा हमारा आता है फ्री टेस्टोस्टेरोन, द बायोलॉजिकल एक्टिव पोर्शन क्रूशियल फॉर डायग्नोसिस व्हेन सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लेवल्स आर एबनॉर्मल। फ्री टेस्टोस्टेरोन हमारे पास कब है, जब हमारा सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के लेवल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, लाइक ओबेसिटी एज वेल एज एजिंग में। अब टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सैंपल जो होते हैं ना हमारी बॉडी को 8 AM से लेकर 10 AM तक देखने चाहिए। क्यों, क्योंकि इस दौरान ना हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा होता है एंड थ्रू आउट द डे वो डिक्लाइन ही होता रहता है रात तक। कंफर्मेशन के लिए हमें ये रिपीट करना चाहिए टेस्ट सेपरेट मॉर्निंग में टू अकाउंट फॉर डे टू डे बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी देखने के लिए। एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हमें LH एंड FSH को देखना चाहिए, सप्लीमेंटल मार्कर्स, कि हमें डायग्नोस करना है बिटवीन कि ये टेस्टिकुलर है या प्री पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक हाइपोगोनाडिज्म है। एडिशनल स्क्रीनिंग के लिए हम प्रोलैक्टिन हार्मोन दे सकते हैं। प्रोलैक्टिन भी क्या करता है, ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन को घटाता है बॉडी में। फीमेल्स में ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स को भी इम्पैक्ट करता है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की कंसंट्रेशन देखी जा सकती है। आयरन स्टडी फेरिटिन इंडिकेट कर सकती है कि अंडरलाइंग और कोई कॉज तो नहीं है हमारे हार्मोन सप्रेशन का। अब ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो डायग्नोसिस है ना, वो सिर्फ लेबोरेटरी में नहीं बेस होना चाहिए, वो सिम्टम्स के साथ भी कोरिलेट करना चाहिए, बायोकेमिकल फाइंडिंग्स के साथ भी। अब हम अपने ना सबसे जो मेन मुद्दा है ना इस हमारे टॉपिक का, हम उस पर आते हैं, द साइलेंट एपिडेमिक। अब आपको पता है क्या, इंडिया में जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल है ना, वो धीरे धीरे करके ना डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। ओवरऑल वैसे तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड डिक्रीज़ हो रहा है टुवर्ड्स द, मतलब सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण, मिक्सिंग के कारण, फूड अडल्ट्रेशन के कारण, एज वेल एज द इंक्रीजिंग ओबेसिटी के कारण, एंड जो हमारा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ के कारण। बट इंडिया में जो चीज़ है ना, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल गिर रहा है फ्री टेस्टोस्टेरोन का, एंड जो हमारा लीन बॉडी मास है ना, वो ज़्यादा गिर रहा है एज़ कम्पेयर टू कॉकेशियंस। कॉकेशियंस कौन सी हमारी फिनोटाइप है बॉडी की, आप खुद बताएं मुझे। ये मैं पिन कमेंट में बता दूंगा कॉकेशियंस किन्हें कहते हैं, बट जो इंडियन साउथ
साउथ एशियन मेंस है ना, उनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन की गिरती जा रही है। अब जो मॉडर्न ट्रिगर्स है इस चीज़ के वो क्या हैं? रैपिड अर्बनाइजेशन, यस, लोग विलेजेस से निकल के सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे जो हमें रिसोर्सेज है ना वो उतनी प्योरिट फॉर्म में नहीं मिल रहे, इतनी प्योरिटी नहीं मिल रही जितनी में विलेजेस में मिलते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस, या स्ट्रेस कितना बढ़ता जा रहा है दिन भर दिन कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के कारण। रात रात भर लोग जागे हुए हैं, कोई सर्केडियन रिदम नहीं है, ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है। और उसके अलावा हाई रेट्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बढ़ते जा रहे हैं। यार ये चीज़ याद रखना, जिसका जीआईटी ख़राब है ना उसको बहुत सारी कंडीशन है जो मैनिफेस्ट भी करती होंगी, लाइक टेस्टोस्टेरोन के लेवल डिक्रीज हो रहे, क्योंकि बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही उन न्यूट्रिएंट्स को जो ज़रूरी है बॉडी में हार्मोन्स की मैनिफेस्टेशन के लिए, उनको बनाने के लिए। तो ओवरऑल बॉडी में आपको चेंजेस दिखेंगे जो कि हानिकारक हैं। एंड डिक्लाइन जो 1980 कंपेरेटिवली आज के मेल्स को देखा जाए ना, तो उनमें 50% से ज़्यादा ना डिक्लाइन हो चुका है टेस्टोस्टेरोन। बट क्राइसिस तो रियल है, ये तो हमें पता चल चुका है, बट यही सही समय है इसके ऊपर एक्ट करने का। अब हम ना बात करते हैं कि नेचर्स का आर्सेनल क्या है, नेचर हमें क्या क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे सकता है जिससे हम इसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसेंशियल मिनरल्स पहले देखना है ना, अपने ब्लड टेस्ट करा के कि हमारे पास, सबसे पहली बात है मिनरल्स एंड विटामिन्स का ब्लड टेस्ट कराना कि ये हमारी बॉडी में अभी इतनी क्वांटिटी में है, नॉर्मल लेवल्स में है। तब जाके हमें ना अगर देखना है कि इनकी डिफिशियंसी है तो हमें ना इनको बाहर से इनटेक करना है। जिंक ले सकते हैं, मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट ले सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट क्या करेगा कि वो फ्री टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा बाय बाइंडिंग विद सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। अब देखो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से मैग्नीशियम खुद बाइंड कर जाएगा तो फ्री टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ेंगे। बोरॉन को कंज्यूम कर सकते हैं, बोरॉन इज़ लाइक वॉट, वो ईस्ट्रोजन के लेवल कम करता है और इंक्रीज़ करता है फ्री टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को। अब वाइटामिन्स के ऊपर आते हैं, वाइटामिन से वाइटामिन D3। यार ये चीज़ याद रखिए कि जो वाइटामिन D3 है ना, आमतौर पर हमें क्या देखा जाता है कि वाइटामिन की डेफिशिएंसी वो पूरे लोगों में ज़्यादा देखी जाती है, बट वाइटामिन जो D3 है ना, इट्स एन ओनली वाइटामिन जो ना हम कह सकते हैं कि रिच फैमिली के बच्चों में या मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनका एक्सपोजर ही नहीं होता सनलाइट में। अब सनलाइट में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाइटामिन D3 की फॉर्मेशन के लिए। वाइटामिन D3 कोलेस्ट्रॉल से फॉर्म होता है एंड इसके लिए सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नियर अबाउट इंडियन मेल को नियर अबाउट 1 आवर पर डे चाहिए इसकी प्रोडक्शन के लिए। अब ये तो नहीं मिल रहा है, इसलिए आपने देखा हो छोटी छोटी शीशियाँ आती हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की वाइटामिन D3 की, जो ओरल सॉल्यूशन होता है, लोग कंज्यूम करते हैं एंड वाइटामिन D3 के लेवल्स को बढ़ाते हैं। ये 2 हफ्ते के लिए ट्रीटमेंट चलता है एंड 1 बॉटल पर वीक के लिए लोग कंज्यूम करते हैं। आप याद रखना वाइटामिन D3 ना इट्स अ स्टेरॉयड हार्मोन और इसका स्ट्रॉन्ग को रिलेशन होता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल से। जिन लोगों में पाया गया है कि जिन लोगों में वाइटामिन D3 की डेफिशिएंसी है ना, उनमें जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल है वो भी कम है। वाइटामिन B6 इसको कंज्यूम किया जा सकता है जब इसकी डेफिशिएंसी। वाइटामिन K2 कंज्यूम किया जा सकता है विद वाइटामिन D3। अब जो वाइटामिन K2 है ना, इसका एक और फंक्शन है विद द वाइटामिन D3 है ना, जो कैल्शियम को डेपोजिशन कराता है ब्लड में से घटा के, वो क्या करता है हमारे बोन्स में डिपॉजिट कराता है, बट कई बार ना वो ब्लड वेसल्स में भी डिपॉजिट करा सकता है। बट जब वो वाइटामिन K2 के साथ मिलता है ना वाइटामिन D3, तब वो ब्लड वेसल्स में उसकी डिपोजिशन नहीं होने देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइटामिन D3 के साथ वाइटामिन K2 वाला कॉम्बिनेशन लें। अब उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं एडेप्टोजेंस। जो एडाप्टोजेंस होते हैं ना, ये क्या करते हैं बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल गिराते हैं। अब कॉर्टिसोल का लेवल गिरेगा, स्ट्रेस कम होगा बॉडी के अंदर, तो बॉडी को भी एक सिग्नल जाएगा कि लेट्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। अश्वगंधा, या इट्स अ मिरेकल ड्रग, ये रिड्यूस करता है कॉर्टिसोल को एंड ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को डायरेक्टली इम्प्रूव करता है। फेनुग्रीक सीड्स, यस फेनुग्रीक सीड ना बहुत ही सही चीज़ है, ये एरोमेटेज को इनहिबिट करती है एंड टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन टूवर्ड्स ईस्ट्रोजन ख़त्म करती है एंड 5 अल्फा रिडक्टेज में मतलब टेस्टोस्टेरोन से DHT की कन्वर्जन को भी इनहिबिट करती है, जिसके कारण जो इनके हेयर लॉस हो रहा है ना वो भी रुकता है पेशेंट्स में। एंड टोंगेटली, ये फ्री टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करता है बाय रिड्यूसिंग सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के लेवल्स। ये फॉरेन से पाया जाता है, बट अश्वगंधा इज़ अ वेरी गुड ड्रग। अब हमने तो सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर लिया, नाउ वी विल सी कि हम खुद क्या कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, और उसके अलावा क्या ओवर हेड शोल्डर प्रेस। ये बहुत ही ज़्यादा ना
किफ़ायती पाए गए हैं बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को बढ़ाने के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, यस, आपको कॉर्टिसोल को खुद कम करना है ताकि टेस्टोस्टेरोन बढ़े। उसके लिए क्या करना है, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन करनी है, ब्रीथ वर्क करनी है एंड एक्टिव रिकवरी करनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, 4-6-8 रूल। ये क्या है? 4 सेकेंड इनहेल, 6 सेकेंड होल्ड एंड 8 सेकेंड एक्सहेल। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि आपका जो इमीजिएटली ना आपका स्ट्रेस या एंजाइटी बढ़ी हुई है ना, आपको वहाँ पर रिलीफ मिलेगा। लाइक व्हाट? 4 second inhale, 6 second hold एंड स्लोली रिलीजिंग द एयर इन 8 सेकेंड। मतलब 4 सेकेंड अगर आपने इनहेल किया तो उससे डबल टाइम लगना चाहिए आपको एक्सहेल करने में। स्लीप हाइजीन, 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप याद रखना, अगर एक हफ्ता भी आपकी स्लीप कम होती है ना तो वो डायरेक्टली आपके 15% टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को ड्रॉप करती है। एंड स्लीप में आपको डीप स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। एंड डीप स्लीप में जाने के लिए आप एक सप्लीमेंट और यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम बेस्ड ग्लाइसिनेट, 440 mg फॉर द मेल्स एंड 370 mg फॉर द फीमेल्स। बट ये आपको कंज्यूम करना है नाइट टाइम में। और इसके अलावा वेट मैनेजमेंट, देखिए जो एरोमेटेज होता है ना वो एडिपोज टिश्यू के पास होता है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट स्टोर करता है। अगर आप अपनी बॉडी में वेट को मैनेज करेंगे, फ़ैट को उतना ही इंटेक करेंगे जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। प्रोटीन की जो न्यूट्रिशन की प्लेट में आप अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे प्रोटीन की, तो आपके जो मसल्स हैं वो डेवलप होंगे और वेट आपका धीरे धीरे करके मैनेज होगा। इसके कारण आपका जो सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ेगा। आप याद रखिएगा, जो लाइफस्टाइल की ऑप्टिमाइजेशन है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एंड सूटेबल फॉर्म ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जितने भी ड्रग्स हैं उनके अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट जो लाइफ की ऑप्टिमाइजेशन है ना उसका अपना ही इम्पैक्ट है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज़ टू बिकम डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट इन चेंजिंग योर लाइफ। अगर आपने एक बार अपनी लाइफ चेंज कर दी ना, आपने अपनी हरकतें सुधार दी ना, आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2, रिक्लेम्ड वाइटैलिटी। प्रोएक्टिव हार्मोनल हेल्थ इज़ अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न लॉन्जिटिविटी एंड परफॉर्मेंस। अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अवेयर होना चाहिए कि हमारे टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर रहा है। फिर साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाएँ, डायग्नोसिस कराएं, फिर प्रोटोकॉल देकर उसके बाद होलिस्टिकल केयर हो। कंबाइंड टारगेट न्यूट्रिशन होनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छी रखें, लाइफस्टाइल फाउंडेशन अच्छी रखें और उसके अलावा प्रोफेशनली मेडिकल गाइडेंस लें। Reclaiming testosterone is not just about muscle, it's about reclaiming life. यार देखिए, टेस्टोस्टेरोन इज़ जस्ट अ हार्मोन, बट हार्मोन का अगर आपका मतलब गड़बड़ी हो रही है ना बॉडी में, तो इसका ये मतलब कि आपकी लाइफ में भी गड़बड़ी हो रही है। अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है या मतलब उसके एक ऑप्टिमम लेवल में लाना है ना, तो आपको अपनी बाकी पूरी लाइफ का भी ऑप्टिमम लेवल पे लाना है। डोंट गो फॉर द डूम स्क्रोलिंग। पूरी पूरी रात आप स्क्रॉल करते रहे, सोते ना रहे, फ़ोन को अपनी साइड में लेकर सो गए, ना आपका उठने का कोई समय ना आपका सोने का कोई समय, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी भी एक स्ट्रेस सिचुएशन में चले जाएगी जहाँ पे वो कॉर्टिसोल निकाले कि आपका मसल लॉस भी होगा, एज वेल एज आप अपनी लाइफ से अपना कंट्रोल भी खोएंगे। सो प्लीज़ गाइज, इस चीज़ को आप सीरियस लीजिए। अगर आप इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं और किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरा हुआ है तो ये मत सोचिए कि इट्स एन एंड ऑफ द लाइफ। शुक्र मनाएं कि आपको इस चीज़ के बारे में पता है। नाउ वर्क फॉर इट टू improve the level of testosterone. Thanks for watching my channel. If you like it, please subscribe, share, and do hit the like button. Thanks a lot.